सर जय हिंद। ब्रिगेडियर एस के साहनी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल म्यांमार से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर से म्यांमार के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। एनएससीएन के कुछ आतंकी मारे गए हैं। उल्फा आई के भी 3 से 4 टॉप लीडर जो हैं वो मारे गए हैं और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हुए हैं। खबरें यहां तक हैं कि एक बड़े हमले की तैयारी दोनों ग्रुप मिलकर कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने उनको हुरों के पास पहुंचा दिया है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा सर कि क्योंकि म्यांमार एक बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उस बीच में भारत का ये ऑपरेशन क्या मायने रखता है, और ये जो एनएससीएन है, आईएम एनएससीएन के है या एम है, उल्फा आई है, इनको अब कहां से ताकत मिल रही है? क्या ताकत का सोर्स अभी भी चाइना बना हुआ है, या हम दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और साथ में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट म्यांमार में बहुत ज्यादा हो रही है बांग्लादेश के रास्ते, तो वहां से पावर मिल रही है? सर इस पूरे ऑपरेशंस पर जानकारी सर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उल्फा जो इंडिपेंडेंट है, उल्फा जी इंडिपेंडेंट ग्रुप है ये। और दूसरा जो है एनएससीएन खापलांग ग्रुप है। जी। ठीक है। तो जो उल्फा इंडिपेंडेंट ग्रुप है और खपला एनएससीएन का खपलांग ग्रुप है, ये म्यांमार के चिन एरिया में ऑपरेट करते हैं। वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर इनके मोबाइल कैंप होते हैं, छोटे छोटे कैंप होते हैं। और जी सर। उल्फा इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है, इसके पास तकरीबन 200 से 300 लोगों का कार्ड है। हथियार AK-47 ओके। है और छोटे हथियार हैं, इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं है। और जो इनकी रिक्रूटमेंट है उल्फा की, इंडिपेंडेंट की, ये अपने भारतवर्ष के जो डिब्रूगढ़ का एरिया है, तिनसुका के जो गरीब लोग हैं, उन वहाँ से ये रिक्रूटमेंट लेते हैं। पर ज़्यादा जी लोकल सपोर्ट अभी भारत का नहीं है। इन लोकल सपोर्ट इन ग्रुप्स को नहीं मिल रहा है। अभी मेन चीज़ जो आपका जो प्रश्न है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? जो एनएससीएन और अल्फा इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है, इसको चाइना सपोर्ट कर रही है। इसमें अभी पाकिस्तान का इतना रोल अभी कंफर्म नहीं है, बट यस, पाकिस्तान का कब आएगा, आएगा जरूर। पर आज की डेट में जो उल्फा है, उनके जो लीडर है परेश बरुआ, वो जी। चाइना के यूनान प्रोविंस में है। और वहीं पर ही उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी जो लीडरशिप की जो सपोर्ट चाहिए उनको मिल रही है। तो जो चिन एरिया में जो इनके कैंप्स हैं, जो सैगोंग एरिया जिसको बोलते हैं, सैगोंग एरिया जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के जो स्टेट्स हैं, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इससे सटा हुआ ये हिस्सा बनता है। तकरीबन जी 1600 किलोमीटर की फ्रंटेज है म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर में। इस साइड में बहुत घना जंगल एरिया है, रिमोट एरिया है, हिंटरलैंड है, ट्रैक्स नहीं है, और काफ़ी मुश्किल वाला एरिया है लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी। तो यहाँ पर ये छुप के अपनी ट्रेनिंग करते हैं चाइना की सपोर्ट से। और जो परेश बरुआ की जो डिमांड है उल्फा की, इंडिपेंडेंट असम की है, उनके ओके। एस्पिरेशंस है। सिमिलरली एनएससीएन की डिमांड है ग्रेटर नागालैंड के लिए, जिसमें नागालैंड के हिस्से और म्यांमार के हिस्से भी आते हैं। वो उसकी डिमांड में ओके। उन्होंने इंसर्जेंसी ली हुई है। मिलिटेंट ग्रुप है। और जो उल्फा जो ग्रुप है इंडिपेंडेंट, इसको और एनएससीएन को भारतवर्ष ने बैन किया हुआ है। और जी ये जो ऑपरेशन जैसे आज हुआ है सुबह 2 बजे से 2 बजे और 4 बजे के बीच में, सुनने में आया कि हिंदुस्तान के ड्रोन्स गए हैं। ऑफ कोर्स म्यांमार की कोऑपरेशन से, उनके कोऑर्डिनेशन से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट लिया होगा। और ये इंडिपेंडेंटली नहीं किया होगा, ये दोनों देशों ने मिलकर जी। किया होगा। क्योंकि ये ग्रुप आपस में ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ एक्शन लिया जाए इनके द्वारा। याद रहे ओके सर। कि 2015 में उल्फा इंडिपेंडेंट ने हमारे भारतीय सैनिक की, इन्होंने कैजुअलिटीज की थी। 18 हमारे सैनिक जो है शहीद हुए थे इनके एक्शन के द्वारा। जी तो ये ऐसा कोई दोबारा एक्शन ना हो, उसके उसके लिए हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज कंफर्म करती हैं। और जब ओके। इंफॉर्मेशन आई है, हार्ड इंट आई है, तो ये एक्शन लिया गया है, ताकि दोबारा से ठीक ऐसा है। कोई नुकसान ना ब्रिगेडियर हो। एस के सानी सर, बीच में मैं रोक रहा हूं क्योंकि एक जानकारी और आ रही है कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम करके था, वो भी मारा गया। ब्रिगेडियर गणेश असोम है, कर्नल प्रदीप असोम है, ये उल्फा के 3 बड़े लीडर्स थे।
तो क्या ये जो उल्फा या हम केएमपी देखते हैं, वो नेशनल फ्रंट जो कुकी नेशनल फ्रंट है केएनपी, उनकी बात करें या नगा की जो ये ग्रुप है एनएससीएन एम या के, इनके अंदर भी क्या आर्मी रैंक का कोई स्ट्रक्चर्स होता है जहां पर ये उल्फा के बारे में जो जानकारी आ रही है कि एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं उनके मारे गए हैं? बिल्कुल ये भी अपने हायरार्की के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। इनके भी अपने जनरल्स होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं, जब आज सुबह इनिशियल अटैक हुआ था ड्रोन्स के द्वारा, तो इनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनका नाम है नयन एसॉन, उनकी ओके। वो मारे गए थे। और जो कैंप था इनका होयत बस्ती का एरिया है, जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जो का पार्ट हिस्सा बनता है इनका, होयत बस्ती में, म्यांमार के एरिया में। और दूसरा कैंप था वॉकथंग में, वॉकथंग जी। बस्ती में। 779 कैंप कहते हैं इसको ये। तो वहां पर इन्होंने स्ट्राइक की थी इंडियन आर्मी ने और म्यांमार की कंजंक्शन के साथ। तो ओके। जब ये स्ट्राइक हुई थी तो कैजुअलिटी में, पहली कैजुअलिटी तो लेफ्टिनेंट जनरल नयन ही डेथ मारे गए थे इसमें। और जब जी। दोबारा जो इन्हीं का प्रेस रिलीज है उल्फा वालों का, जब ये फ्यूनरल कर रहे थे, जब उनकी क्रेमेशन हो रही थी, जब ये फिर से इकट्ठे हुए, फिर दोबारा स्ट्राइक की गई है मिसाइल्स के द्वारा। तो तब ये एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर और एक कर्नल रैंक के ऑफिसर, ब्रिगेडियर गणेश और कर्नल प्रदीप, ये मारे गए हैं। तो कहने के लिए तीन काफी इनके सीनियर कार्डर के सीनियर रैंक के अहदेदार मारे गए हैं, और काफी जी। बड़ा नुकसान हुआ है उल्फा इंडिपेंडेंट का। एज इट इज उनके 200 से 250 से ज्यादा तो कार्डर है ही नहीं, और इस ओके। छोटे से ग्रुप का इतनी बड़ी अगर नुकसान हो तो इनको, इस ग्रुप को काफी धक्का लगा है। और एनएससीएन की भी खबर आ रही है, खपलांग ग्रुप की भी, कि वहां पर भी काफी उनके लोग इंजर्ड हुए। कितनी डेथ हुई है आगे आने वाले समय में पता लगेगा। ठीक है सर, एक दो पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। कितनी बड़ी चुनौती ये एनएससीएन खारपांग की बात करें या उल्फा आई की बात करें मौजूदा वक्त में नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से काफी शांति आई है, क्या एक चुनौती पेश कर सकते हैं ये? क्योंकि अब जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी, जो पावर थी, मुझे लगता है कि असम राइफल ने, भारतीय सेना ने मिलकर उसे तोड़ दिया है। तो क्या इन ग्रुप को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो एनएससीएन का ग्रुप है, खापलांग ग्रुप, ये तो बहुत पुराना ग्रुप है। पर ओके। इनकी करीब 1960 1970 में बना था। और उल्फा का ग्रुप, तो ये जो ओरिजिनल ग्रुप तो 1979 में बना था। और ये जो परेश बरुआ वाला जो ग्रुप है, ये मेन ग्रुप से हट गया था, क्योंकि जो मेन उल्फा ग्रुप जो है वो उन्होंने पीस अकॉर्ड कर लिया है भारत सरकार के साथ जी। 2023 में। तो ये ग्रुप जो है पुराने हैं डेफिनेटली, और भारत के लिए सिरदर्दी बन सकते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि हम बड़ा यहाँ पर इस एरिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको पता ही है मोदी साहब की जी। लीडरशिप में किस हिसाब से हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की है। यहाँ पर रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं। कभी हमने सोचा नहीं था, हम तो, मुझे मालूम है जब हम यंग ऑफिसर होते थे तो हम तो इस एरिया में हम तो पैदल चलते थे। अभी तो जी। रोड्स बन गई, ट्रेन्स आ गई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ये हिस्सा जो है मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होना शुरू हुआ है। पहले ये नेग्लेक्टेड था, अंडर डेवलपमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, एजुकेशन नहीं थी। तो ये सबको एक, जब हम भारत सरकार ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी ली है और डेवलपमेंट लानी शुरू की है, तो यही स्ट्रैटेजी है। जो ये मिलिटेंट्स ग्रुप होते हैं, जो इंसर्जेंट्स ग्रुप होते हैं, जब ये मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे इसी प्रकार से अटैच होते हैं, अगर हम इनको, इनके पास डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, पॉलिटिकली इनको नहीं इंक्लूड करते, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड लिया है इस एरिया को डेवलप करने के लिए, तो ये इंसर्जेंसी जो है सो कॉल्ड ये खत्म हो जाएगी। हाँ, चाइना अगर थोड़ा बहुत, अगर हमें एक तरीके से एक इरिटेशन देगा, तो जी। ये जो ग्रुप्स को, तो ये हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए खतरे नहीं है, इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पूरा ऑपरेशंस है हुआ है, क्या ये स्पेशल फोर्सेस की तरफ से ही कंडक्ट किया जा गया है या फिर असम राइफल की यहाँ पर एक अहम भूमिका हो सकती है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी असम राइफल के पास है और नॉर्थ ईस्ट को और म्यांमार को मुझे लगता है कि असम राइफल ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है। तो क्या दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरा ऑपरेशन हुआ है सब? बिल्कुल, जो अभी तो नहीं बताया जा सकता कि कौन से एक्चुअल कंपोनेंट से,
असम राइफल भी होगी, इंडियन आर्मी भी वहाँ पर ऑपरेट कर रही है। और अगर ड्रोन्स की तो कंफर्म्ड है, ड्रोन्स जी, ऑपरेट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इवन मिसाइल्स भी जो सुनने में आया है, जो इवन जो इन्हीं की न्यूज़ के द्वारा, उल्फा के द्वारा, ओके, कि मिसाइल्स भी फायर हुए हैं। और हम इंडियन आर्मी के ड्रोन्स हैं, हेरॉन हेरॉप हो सकता है, इसराइली जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो इसराइली मेक है, ये पक्का, ये तो एक एज ए नेशनल रिसोर्स, एज ए नेशनल एसेट, ये लोकलाइज्ड एक्शन नहीं है। जी, अगर हमने आईबी को क्रॉस किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है, तो एक नेशनल रिसोर्स को लेके सभी जो हिस्से बनते हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, ठीक है, तो एयरफोर्स हो, इंडियन एयरफोर्स हो, सबने मिलजुल के एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया है। जी। चलिए अभी क्योंकि लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से, असम राइफल की तरफ से कोई कंफर्मेशंस नहीं आई हैं। इसके पीछे कोई कारण देख रहे हैं आप? छोटा-सा वो जवाब इसलिए आप दे सकते कंफर्मेशन, हैं? ये वो इसलिए कंफर्मेशन नहीं आ रही। पहली बात तो ये एरिया हिंदुस्तान का एरिया नहीं है, ये दूसरे देश का हिस्सा, म्यांमार का सेगांग एरिया है। ठीक ओके है, सर। तो हर एक देश की अपनी प्रभुत्व होती है, सॉवरेनिटी होती है। और ये ऑपरेशन पहले भी किए गए हैं, हमेशा किए जाते रहे, ये सीक्रेट ही रहते हैं। और ओके, इसमें क्लेम नहीं लिया जाता। अगर एक दूसरे देश के अंदर, अगर उनके साथ मिलकर एक टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है, तो लेट अस सी, अगर म्यांमार इसको क्लेम करे, नहीं तो अपने आप ये धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। समय से हमें पता लगेगा कि एक्चुअल ऑपरेशन, ये तो कंफर्म्ड है, हुआ है, बट जी। कितना हुआ है, किस लेवल में हुआ है, ये अब आने वाले समय में पता लग जाएगा। आने वाले समय में इंतज़ार थोड़ा-सा हमें करना होगा, शायद 48 घंटों के अंदर-अंदर परतें खुल जाएँगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर एसके साहनी सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय थैंक हिंद। यू। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर।